विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने अपनी इस्तीफे की खबरों से इनकार किया है। जनरल वीके सिंह सुर्खियों में तब आए थे जब कल शाम वो पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। वीके सिंह ने कहा कि मैं प्रोटोकॉल के तहत वहां गया था। वीके सिंह ने कहा कि मुझ पर मीडिया जिस तरह के सवाल उठा रहा था उसका जवाब देने के लिए मैंने ट्वीट किए थे, लेकिन मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। वीके सिंह ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि मैं पूर्व सेना अध्यक्ष होने के साथ साथ मौजूदा सरकार का मंत्री भी हूं। वीके सिंह ने कहा कि मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और मैंने कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। ना तो मैंने कोई पेशकश की है, इसलिए मैंने कहा कि हमारा कई बार कई लोग कई चीज़ों को अपने मन घड़ंत तरीके से दिखाते हैं। मेरा जो ट्वीट था ड्यूटी और डिस्गस्ट के ऊपर, जो कि एक डिक्शनरी के अंदर से डेफिनेशन निकालकर ट्वीट के अंदर रखी गई थी, वो इसीलिए था कि मैं कुछ चीजें बता सकूं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब इस चीज को तोड़ मरोड़ कर एक अलग रूप देने की कोशिश की गई। मैं इस चीज से बहुत हताश हूं कि मीडिया ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर, हमारी सरकार पर और हमारे ऊपर और हमारी राष्ट्रवादिता के ऊपर शक किया। पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने ट्विटर पर निकाली भड़ास। कार्यक्रम में जाने को ड्यूटी की मजबूरी बताया। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सोमवार को दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम से लौटने के कुछ घंटे बाद उन्होंने ट्विटर पर इसको लेकर जमकर भड़ास निकाली। वीके सिंह ने पहले #ड्यूटी और #डिस्गस्ट के साथ लिखा, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे पूरी करने के लिए कोई शख्स नैतिक या कानूनी रूप से बाध्य होता है, वो दबाव जो किसी को नैतिक या कानूनी रूप से उसके दायित्वों से बांधे रखता है, वो काम जो आपको करने को कहा गया है। दुखी होना या घृणा से भर जाना, नैतिकता उसूलों को ठेस पहुंचाने वाला। ये देखकर दुखी हूं कि कुछ मीडिया के लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। वीके सिंह के इन संदेशों से साफ था कि वो कार्यक्रम में मजबूरी में गए थे। जनरल वीके सिंह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जगह पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में वो कश्मीरी अलगाववादी नेता भी शामिल थे, जिन्हें लेकर भारत सरकार कड़ी आपत्ति जता चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जनरल वीके सिंह से मांगा इस्तीफा। कहा, घृणा भाव से नहीं निभाया जा सकता कर्तव्य। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा, जनरल वीके सिंह, अगर पाकिस्तान उच्चायोग में जाकर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो अच्छा है कि आप इस्तीफा दे दें। जिस तरह से इस सरकार ने यू टर्न किया है पाकिस्तान के ऊपर, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि वीके सिंह की वजह से पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की पीएम मोदी की कोशिशों पर भी झटका लगा है, क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान दिवस की बधाई दी थी। अब एक आम नागरिक को इंटरनेट के जरिए अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की ज्यादा आजादी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना टेक्नोलॉजी कानून की धारा 66A को निरस्त कर दिया है। देश भर में इंटरनेट पर या फेसबुक पर किए गए पोस्ट के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी की तमाम घटनाएं आईटी एक्ट की धारा 66A के दुरुपयोग की वजह से ही सामने आ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को ही निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है और ये धारा अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती करने वाली धारा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी विषय पर चर्चा करना या उसकी वकालत करना अपराध नहीं है। हालांकि इस धारा के निरस्त होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है। देश या समाज की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले या फिर अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट के लिए पुलिस आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकती है। आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने किया स्वागत। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार स्वागत करती है। The government of India welcomes the Supreme Court judgment on Section 66A
of the Information Technology Act. इस देश में सोशल मीडिया काफी ग्रो किया है, लोग अपनी बात रखते हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है और उनको आलोचना करने का भी अधिकार है, उनको सलाह देने का भी अधिकार है, और जो सत्ता में है उनको सहनशील होना चाहिए। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 66A को संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। आईटी एक्ट की धारा 66A को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया है स्वागत। कहा अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ थी रद्द की गई धारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है अभिव्यक्ति की आजादी का, उस अधिकार का कहीं न कहीं हनन हो रहा था इस सेक्शन से, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कई लोगों को फेसबुक या ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर अपनी राय रखने या कार्टून बनाने पर भी गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कड़ी आलोचना होती रही है। आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म करने को लेकर अब विवाद शुरू। शिवसेना, जेडीयू समेत कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया एतराज। नहीं, वो गलत किया है। यानी आजादी का मतलब गाली गलौज नहीं है, आजादी का मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। क्यों नहीं होगा वो एक्ट? जिस तरह से लोग गाली गलौज कर रहे हैं उस पर, जिस तरह अभद्रता का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आप कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते फेसबुक के ऊपर, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनेता है और लोग है, व्यक्तिगत टिप्पणी होती है उसका ऊपर आप सीधे खुली छूट देते हो, तो ये मुझे लगता है कि उसका ऊपर एक बहस होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी की वो हमेशा से पक्षधर रही है। तो फेसबुक पर से शिकंजा हट गया है और पुलिस आप पर इस मुद्दे पर दबिश नहीं डाल सकती। अगली खबर में देखिए, मोदी सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का गोनाइल फॉर्मूला। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सरकारी दफ्तरों में फिनाइल की जगह गौमूत्र के इस्तेमाल पर जोर दिया है। पीटीआई के मुताबिक मेनका ने तमाम कैबिनेट मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर उनसे इस बारे में अपील की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का मानना है कि सरकारी दफ्तरों में जिस फिनाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें पड़े केमिकल वातावरण के लिए नुकसानदायक हैं, इसलिए इसकी जगह पर गौमूत्र से बने गोनाइल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गोनाइल की होली काउ फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ की ओर से मार्केटिंग की जा रही है। मेनका इसी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के साथ आने के सुझाव पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब। कहा, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी आरएसएस, हमको नहीं मालूम, तो कोई गुंजाइश है नहीं। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की बैठक में आरएसएस ने बीजेपी को सलाह दी थी कि वो बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू से हाथ मिला ले। एमपी विधानसभा में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को दिखाया बाहर का रास्ता। कहा, बाहरी व्यक्ति विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित नहीं कर सकता। दिग्विजय सिंह को आज एमपी विधानसभा में उस वक्त अप्रिय हालत का सामना करना पड़ा जब उनको वहां पत्रकार वार्ता करने से रोका गया। दिग्विजय जब पत्रकारों से बात करने विधानसभा के पत्रकार कक्ष में पहुंचे तो वहां खड़े मार्शलों ने उनको विधानसभा अध्यक्ष का पत्र थमा दिया, जिसमें लिखा था कि सदन के सदस्य ही यहां पत्रकारों से बात कर सकते हैं, बाहरी व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचारी कह रहा है कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते जब तक हम उसकी इजाजत ना दे दें। दिग्विजय सिंह ने इस बात पर हैरानी जताई कि वो 10 साल तक सदन के नेता और 5 साल तक मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहरी व्यक्ति माना। कांग्रेस ने मीडिया से बात करने के लिए प्रवक्ताओं की नई टीम का ऐलान किया है। ये नेता टीवी चैनलों में और अखबारों में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस ने अपनी मीडिया टीम में कई बड़े नेताओं को प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी है। सीनियर प्रवक्ताओं की लिस्ट में अजय माकन, सीपी जोशी, सत्यव्रत चतुर्वेदी और शकील अहमद को शामिल किया गया है। जो नेता पहले से सीनियर प्रवक्ता हैं वो हैं आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद। कांग्रेस की नई टीम में 50 से ज्यादा नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी है। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को मिली है जान से मारने की धमकी।
चिट्ठी किसने भेजी है ये पता नहीं चला है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के दिल्ली आवास पर किसी अज्ञात शख्स ने चिट्ठी लिखकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मनोज तिवारी का आरोप है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर दिए उनके बयान की वजह से उन्हें धमकी मिली है। एक चिट्ठी आई है मेरे दिल्ली वाले घर पे 159 नॉर्थ एवेन्यू के पते पे, और उसमें डाक से चिट्ठी आई है और उसमें ये मुझे जान से मार देने की धमकी है। मनोज तिवारी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को लेकर टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी अविवाहित बच्चा है, उसे बैंकॉक और पटाया घूमने दीजिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज अगले 3 महीने के लिए लेखानुदान पेश कर दिया। इस सरकार का बजट जून में पेश होगा, इसीलिए फिलहाल अगले 3 महीने के लिए इस बजट की मंजूरी सदन से मांगी गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2015-16 के लिए 37,750 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसमें मौजूदा खर्चों के अलावा बिजली और पानी की सब्सिडी के लिए पैसों की मांग की गई है। जब हम पहुंचे सरकार में तो 4,500 करोड़ रुपए का घाटा बजट में सरकार में देखने में आ रहा है। तो ऐसे में हमने एक वोटर अकाउंट पेश किया है अभी अगले 3 महीने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है और हमारा कमिटमेंट है इस चीज़ के लिए कि हम इस घाटे को भी पूरा करेंगे दिल्ली के साथियों के साथ मिलकर, दिल्ली वालों के साथ में मिलकर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 1.5 महीने में सरकार बजट तक नहीं तय कर पाई है। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली का पूर्ण बजट है जो कि लोगों से बात करने के बाद ही तैयार होगा, जिसमें वक्त लगना लाजमी है। विकास दर के मामले में जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देगा भारत, एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक मोदी सरकार के विकास के एजेंडे और घरेलू मांग बढ़ने की वजह से भारत विकास दर के मामले में जल्द ही चीन को पछाड़ देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे वित्त वर्ष 2015-16 में भारत की विकास दर 7.8 और चीन की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान जताया है। इसके अगले साल यानी वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की विकास दर 8.2%, जबकि चीन की विकास दर 7% रहने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से जारी किए गए आंकड़े मोदी सरकार के लिए भी राहत भरी खबर हैं, जो कि मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। जमीन ग्रहण बिल के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के नेताओं और वर्करों ने चंडीगढ़ में किया जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। भूमि अधिग्रहण के विरोध में ये उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने किसी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की कोशिश की। भूमि अधिग्रहण बिल को मोदी सरकार किसानों के हक में बता रही है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध करते हुए इसको पूंजीपतियों के पक्ष में बताकर इसका कड़ा विरोध कर रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अस्थायी टीचरों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, स्थायी नौकरी की मांग करने पर मिली गिरफ्तारी। श्रीनगर में पुलिस वाले जिन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीट रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं बल्कि राज्य के स्कूलों में बरसों से बच्चों को पढ़ाने वाले अस्थायी टीचर है। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल महिला टीचरों को भी नहीं बख्शा और उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ियों में ठोस दिया गया। अस्थायी टीचर महीनों से बंद भत्ते का भुगतान किए जाने और अपनी नौकरी पक्की किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन नौकरी पक्का होना तो दूर, उल्टे राज्य की बीजेपी पीडीपी सरकार ने हाल ही में सभी विभागों में अस्थायी कर्मचारी लगाने पर पाबंदी लगा दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पिछले 5 से 7 सालों से स्कूलों में पढ़ाते आए हैं, ऐसे में उन्हें पक्की नौकरी देने के बदले अस्थायी नौकरी से भी निकाले जाना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। दिल्ली के जाने माने शोरूम में एमएमएस बनाने का मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इसी लाजपत नगर में जहाँ पर ये शोरूम स्थित है और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो शोरूम है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन ये मामला सोमवार का है जब एक महिला यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आई हुई थी। अपैरल शोरूम जो है
यहाँ पर आई हुई थी और उस वक्त जब वो अपने ट्रायल रूम में गई तो महिला ने देखा कि यहाँ का जो असिस्टेंट मैनेजर है वो यहाँ पर उसकी अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा है, MMS बना रहा है। और तुरंत महिला ने पुलिस को यहाँ पर कॉल किया। जब पुलिस ने सभी जितने भी यहाँ पर कर्मचारी थे उनके फ़ोन को जब्त किया और जब वीडियो देखी तो यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर जो है पुलकित नाम का उसकी पहचान हुई है। उसके फ़ोन पे MMS पाया गया, महिला का ट्रायल रूम में MMS पाया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस में हुए एक बड़े विमान हादसे में विमान में सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। जर्मन विंग्स एयरलाइंस का ये विमान स्पेन के बार्सिलोना से जर्मनी के डसेल्डॉर्फ जा रहा था। विमान फ्रांस की राजधानी पेरिस से करीब 750 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हो गया। एयरबस A320 हादसे के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सुबह 9:32 पर विमान 38,000 फीट की ऊंचाई पर था। वहां से ये तेजी से नीचे गिरा और 9:40 पर 5,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया और 9:42 पर इसने खतरे का अलार्म बजाया। उसके बाद 24 साल पुराना ये विमान रडार से गायब हो गया। विमान का मलबा दक्षिणी फ्रांस में एल्प्स पर्वत के एक पहाड़ी गांव के पास देखा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हादसे में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। विमान हादसा क्यों हुआ इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही इसके कारण का पता चल सकेगा। विश्व कप के बेहद रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। सांसें रोक देने वाले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराकर पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है न्यूजीलैंड की टीम। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 43 ओवर में 5 विकेट पर 281 रन बनाए, लेकिन क्योंकि मैच के बीच में बारिश हुई इसलिए नियमों के मुताबिक न्यूजीलैंड के सामने 43 ओवर में जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य रखा गया। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने 26 गेंद में 59 रनों की तूफानी पारी खेलकर न्यूजीलैंड को ठोस शुरुआत दी। उनके बाद ग्रैंड इलियट के नाबाद 84 और कोडी एंडरसन ने 58 रनों की पारी खेलकर न्यूजीलैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 गेंद में 12 रनों की जरूरत थी, जिसे 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर ग्रैंड इलियट ने हासिल कर लिया। इलियट को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सेमीफाइनल में हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो चौथी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में हारी। अब फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। फाइनल मेलबर्न में 29 मार्च को होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले उप कप्तान विराट कोहली ने दिया है बड़ा बयान। विराट कोहली ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का ये सही समय है। Been in Australia for 4 months. You haven't beaten Australia as yet. Is there a better time to do it than a World Cup semi-final? There couldn't be a better time for us. It's an opportunity for us to do justice to the way we played so far in Australia, and we haven't had the results, but we played the right kind of cricket, and the difference now is especially how our bowling attack has come into play in this World Cup, and taking 70 wickets in 7 games. That's probably been the difference, and if we can continue to do that, we have a great chance come game day. दोनों टीमों के बीच विश्व कप का आखिरी मैच साल 2011 में हुआ था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया था। सिडनी में बारिश में भीगे कप्तान धोनी। टैक्सी नहीं मिलने पर रेस्टोरेंट से पैदल ही जाना पड़ा होटल। ये सिडनी के एक मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यहाँ रवि शास्त्री और टीम मैनेजमेंट के कुछ सदस्यों के साथ लंच करने के लिए आए थे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। धोनी और रवि शास्त्री ने काफी देर रेस्टोरेंट में ही बारिश रुकने का इंतजार किया, लेकिन बारिश नहीं रुकी। उन्होंने किराए पर टैक्सी लेने की कोशिश की तो टैक्सी भी नहीं थी। इसके बाद धोनी और बाकी सदस्य बारिश में भीगते हुए पैदल ही होटल की तरफ चल पड़े। टीम इंडिया को 26 मार्च यानी गुरुवार को सिडनी में ही ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेलना है। भारतीय टीम इस समय विश्व चैंपियन है और इस ताज को बचाए रखने का दारोमदार धोनी के कंधों पर है। अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड दिया गया है। वहीं विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर को 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं।
2014 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। फिल्म क्वीन के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला है। क्वीन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बॉक्सर मैरी कॉम की जीवनी पर बनी फिल्म मैरी कॉम को सबसे पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर को 4 पुरस्कार मिले हैं। हैदर को बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट कोरियोग्राफी और बेस्ट गायक के अवार्ड मिले हैं। इस साल की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मराठी समेत 4 भाषाओं में बनी फिल्म कोर्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड अभिनेता विजय को कन्नड़ फिल्म के नानू अवनल्ला अवलू के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड श्रीजीत मुखर्जी को बांग्ला फिल्म के लिए मिला है। सभी राष्ट्रीय फिल्म विजेताओं को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद पुरस्कार देंगे। एबीपी न्यूज पर चली डॉक्यूमेंट्री शपथ को भी नेशनल अवार्ड मिला है। इसमें महिलाओं के लिए देश में शौचालय की कमी का मुद्दा उठाया गया था। 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर एबीपी न्यूज ने इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था। वरिष्ठ पत्रकार और निर्देशक विनोद कापड़ी की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में महिलाओं के लिए शौचालय की कमी का मुद्दा बड़े संवेदनशील तरीके से उठाया गया था। अंग्रेजी में इस फिल्म का शीर्षक कांट टेक दिस शिट एनीमोर था। इस फिल्म में यूपी के कुशीनगर के गाँव खेसिया की 6 महिलाओं की कहानी दिखाई गई थी। 6 महिलाओं ने शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल छोड़ दिया था क्योंकि उनके ससुराल में शौचालय नहीं था। शपथ को नॉन फिक्शन कैटेगरी में सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का संयुक्त रूप से नेशनल अवार्ड मिला है।